बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसिम ट्यूटर्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9th केमिस्ट्री फुल बुक एक्सरसाइज एमसीक्यूज को। तो आज की ये वीडियो 9th केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। बहुत आसान और अच्छे अंदाज में आप बच्चों के लिए एक ही वीडियो में पूरी किताब के एमसीक्यूज को कवर किया गया है। और इसी तरह से तमाम बुक्स के चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद हैं। पेपर पैटर्न, एग्जाम अपडेट्स, गेस्ट पेपर और तमाम दीगर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हम कवर करेंगे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 9th यूनिट 1 एमसीक्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज से। मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइंस इन द स्टेट ऑफ। तो नियॉन साइंस क्या होते हैं? ये जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं अक्सर आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो ये सारे के सारे जो एडवर्टाइजमेंट साइंस होते हैं ये कंसिस्टेड होते हैं मैटर की स्टेट से प्लाज्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्लाज्मा। सेकेंड एमसीक्यू है हैजर्डस इफेक्ट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन। तो जो शॉपिंग बैग्स के हैजर्डस इफेक्ट्स हैं वो कहाँ पे स्टडी किए जाते हैं? तो याद रखिएगा ये शॉपिंग बैग्स हैं। शॉपिंग बैग्स का मतलब क्या होता है? पॉलीथीन बैग्स। तो पॉलीथीन बैग्स ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ये इन्वायरमेंट के अंदर परसिस्ट करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए और ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो ये बेसिकली इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं। तो इसलिए इसको स्टडी किया जाएगा किसके अंदर? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट एमसीक्यू है द मैन मेड पॉलीमर इज। के इनमें से मैन मेड पॉलीमर कौन सा है? सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है? तो स्टार्च जो है ये नेचुरल पॉलीमर है, ये पाया जाता है पोटैटोस के अंदर, व्हीट के अंदर। इस तरह से प्रोटीन जो है प्रोटीन मीट के अंदर पाया जाता है और जितनी भी दालें हैं वो तमाम की तमाम प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होती हैं। सेलुलोज जो है ये कॉटन प्योर फॉर्म है सेलुलोज की, और इसी तरह से जो दरख्तों की छाल होती है वो भी सेलुलोज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्च, प्रोटीन और सेलुलोज ये तमाम जो हैं ये हैं नेचुरल पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर इनमें से कौन सा होगा जो नेचुरल नहीं है? वो है पॉलीस्टाइरीन। और इसका यूज कहाँ पे है? ये आप देख रहे हैं जो बिरयानी के डिब्बे हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, डिस्पोजेबल ग्लास हैं, ये सारी की सारी कंसिस्टेड होती हैं पॉलीस्टाइरीन पे। एमसीक्यू नंबर 4 है द क्रिस्टल ऑफ विच सब्सटेंस हैज रोम्बिक शेप। किस क्रिस्टल की जो शेप है वो रोम्बिक है? तो हमने एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर पढ़ा हुआ है। सल्फर जो है, सल्फर की 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, एक तो रोम्बिक है और दूसरा मोनोक्लिनिक। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो होगा सल्फर। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन है? तो गिवन ऑप्शंस है मिल्क है, स्लैग लाइम यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश है, विनेगर सॉल्यूशन है, मिक्सचर है सोडियम क्लोराइड का वाटर के अंदर। तो हमने कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर उसके एग्जांपल्स में पढ़ा हुआ है कि जो मिल्क है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बेटा यूट्यूब पे हमारी वीडियोस को सर्च करने के लिए हमारी जो वीडियोस हैं उसमें हम कवर कर रहे हैं एमसीक्यूज को भी और हम कवर कर रहे हैं शॉर्ट आंसर्स को भी। इसी तरह से हम कवर कर रहे हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस को। तो YouTube पे हमारी वीडियो सर्च करने के लिए अगर आप एमसीक्यूज की वीडियो हमारी सर्च करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 की, तो आप लिखेंगे केमिस्ट्री 9 चैप्टर 1 एमसीक्यूज बाय आसिम ट्यूटर्स। और इसी तरह से अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन सर्च करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे केमिस्ट्री 9 चैप्टर 1 शॉर्ट आंसर्स बाय आसिम ट्यूटर्स। तो इस तरह सर्च करने से आप डायरेक्टली हमारी वीडियोस तक पहुंच जाएंगे। एमसीक्यूज नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। कि इनमें से हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या है? तो जो गिवन ऑप्शंस हैं अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, बी ऑप्शन है अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, हॉट चॉकलेट, लास्ट पे है कंक्रीट मिक्सचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंक्रीट मिक्सचर। कंक्रीट मिक्सचर जो है ये है हेटेरोजेनस मिक्सचर। नेक्स्ट अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मैटर की कौन सी स्टेट है जिसकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन है लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के? तो नेम से ही रिप्रेजेंट है जो लिक्विड क्रिस्टल है, लिक्विड क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन बिटवीन होगी लिक्विड्स और सॉलिड्स के। तो करेक्ट आंसर होगा लिक्विड क्रिस्टल्स।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन टाइनी विजिबल पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर डिस्पर्स थ्रू अ मीडियम। जो टाइनी विजिबल पार्टिकल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, जब वो डिस्पर्स होते हैं किसी मीडियम से, तो ये डेफिनेशन है किसकी, कोलाइड की। तो करेक्ट आंसर होगा कोलाइड्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। आपके पास पोटेशियम क्लोरेट का सॉल्यूशन है, हैज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अबाउट 3.2 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब एट 40 डिग्री, यानी 40 डिग्री टेम्परेचर पर पोटेशियम क्लोरेट के 3.2 ग्राम जो है वो डिसॉल्व होते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट में। हाउ इट्स सॉल्युबिलिटी विल बी अफेक्टेड इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर, यानी अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो हमारे पास जो जिस सब्सटेंस को हम स्टडी कर रहे हैं वो पोटेशियम क्लोरेट है, तो ये सॉल्युबिलिटी कर्व्स हैं जिसमें एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी है। हमारा जो डिजाइड है वो पोटेशियम क्लोरेट है, तो हम पोटेशियम क्लोरेट की कर्व को जब स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट की जो कर्व है ये टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं पोटेशियम क्लोरेट की सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर तो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीजेस। तो इसका जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। लास्ट एमसीक्यू है यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। हम स्टडी कर रहे हैं रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, यानी डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आप स्टडी कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च को। इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द टॉपिक विल फॉल, तो केमिस्ट्री की किस ब्रांच में ये टॉपिक फॉल करेगा। तो जब हम स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द हाइड्रोलाइसिस, इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टडी कर रहे हैं सॉल्यूशंस को, और जो सॉल्यूशंस की केमिस्ट्री है सॉल्यूशंस फॉल करता है फिजिकल केमिस्ट्री में। ये थे फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज में हम सॉल्व करने जा रहे हैं केमिस्ट्री 9th क्लास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 2 एमसीक्यूज एक्सरसाइज एमसीक्यूज को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ एलिमेंट, कि थर्ड शेल किसी भी एलिमेंट के थर्ड शेल में कितने मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो अकोमोडेट हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास शेल नंबर 1 है उसका नाम के है, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। शेल नंबर 2 एल है, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। थर्ड शेल एम है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और फोर्थ शेल के अंदर जो एन है इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। अब ये तो है कि आप इसको याद कर लें, और दूसरा आप इसको जो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट के लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है 2n का स्क्वायर। अब n शेल नंबर है तो हमारे पास यहाँ पे शेल नंबर क्या है, थर्ड, तो हम क्या करेंगे n की वैल्यू पे n की जगह पे 3 वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 टू 18 आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा 18। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गिवन ऑप्शंस हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज डिस्कवर्ड, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड, और प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम वाज डिस्कवर्ड। तो इसमें हमने देखा था कि गैसेस में से जब बहुत कम प्रेशर पर डिस्चार्ज ट्यूब में गैसेस को रखा और उसमें से करंट गुजारा गया, तो सर विलियम क्रूक्स ने जो डिस्कवर किया था वो इलेक्ट्रॉन को किया था, गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हाई हैव आइसोटॉप नॉट बीन शोन इन द पीरियोडिक टेबल। तो इनमें से बेस्ट आंसर क्या होगा, पीरियोडिक टेबल कैन नॉट अकोमोडेट अ लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सेकेंड ऑप्शन इसका, सम ऑफ द आइसोटोप आर अनस्टेबल एंड दे गिव राइज टू डिफरेंट एलिमेंट। थर्ड इसका जो ऑप्शन है, ऑल द आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक नंबर सो देयर इज नो नीड टू गिव देम सेपरेट प्लेस। तो इनफैक्ट पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल किसके बेस पे उसको डिजाइन किया गया है, वो डिजाइन किया गया है एटॉमिक नंबर की बेस पे। तो ऑल द आइसोटोप इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑल द आइसोटोप हैव द सेम एटॉमिक नंबर सो देयर इज नो नीड टू गिव देम सेपरेट प्लेस। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हिच पार्टिकल इज प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन आइसोटोप। आइसोटोप के अंदर कौन सी चीज जो है वो डिफरेंट होती है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और बोथ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले देखते हैं आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप एटम्स हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है एंड डिफरेंट मास नंबर।
हमारे पास एग्जांपल्स हैं, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है। प्रोटियम, अब इन तमाम का चूंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो तमाम के अंदर प्रोटॉन की तादाद 1 होगी। जब हम बात करते हैं प्रोटियम की तो इसके एटॉमिक मास की जब बात करते हैं तो इसका एटॉमिक मास 1 है, यानी 1 + 0 = 1। इसमें प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन इसके अंदर 0 है। ड्यूटेरियम की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक मास 2 है, 1 + 1 = 2। इसमें 1 प्रोटॉन है तो 1 इसके अंदर न्यूट्रॉन होगा। उसके बाद आगे हम बात करते हैं एटॉमिक मास जो 3 है, इसका मतलब 1 + 2 = 3। तो प्रोटॉन अगर 1 है तो न्यूट्रॉन इसके अंदर 2 होंगे। तो तमाम आइसोटॉप्स के अंदर जो डिफरेंस है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, जो डिफरेंट है वो क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो करेक्ट आंसर होगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन विच आइसोटॉप ऑफ ऑक्सीजन देयर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो उसके लिए हम देखते हैं ऑक्सीजन 816 को, अब इसका एटॉमिक नंबर 8 है। जब एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 होंगे तो चूंकि न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 8 है। अब 16 इसका एटॉमिक मास है। 16 एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 16 में से 8 तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो बाकी क्या बचेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 8 होंगे। तो ऑक्सीजन 816 जो है इसके अंदर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 8 है। तो गिवन आंसर इसका है 16 वाला बी। तो बेटा YouTube पे हमारी वीडियोस जो हैं, हमारी वीडियोस MCQs के लिए भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस के लिए भी हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस के लिए भी हैं। तो हमारी वीडियोस को YouTube पे सर्च करने के लिए आपने अगर हमारी शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो सर्च करनी है तो आप मेंशन करेंगे केमिस्ट्री 9th चैप्टर 2 शॉर्ट आंसर्स बाय आसिम ट्यूटर्स। और इसी तरह से अगर आपने हमारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन सर्च करने हैं तो उसके लिए आप सर्च करेंगे केमिस्ट्री 9th चैप्टर 2 कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस बाय आसिम ट्यूटर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन given the abundances of its two isotopes। तो नाइट्रोजन का एक आइसोटॉप, इसका आइसोटॉप का जो मास है वो 14 है, दूसरे का 15 है, एंड 99.64 एंड 0.35 रिस्पेक्टिवली। तो इनकी जो परसेंटेज अबंडेंस है वो 14 वाले की 99.64 है और 15 वाले की 0.35 है। तो आपने मालूम क्या करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास। उसके लिए आपने क्या किया है कि जो फर्स्ट आइसोटोप है उसको मल्टीप्लाई किया फर्स्ट अबंडेंस से, इसी तरह से सेकंड आइसोटोप का आपने मल्टीप्लाई करना है, उसकी अबंडेंस से डिवाइड करना है आपने 100 से। इन दोनों को आपने जब मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से 15 को 0.35 से मल्टीप्लाई किया, दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा ये वाला। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 14.0021। नेक्स्ट, हाउ इज रेडियो कार्बन डेटिंग यूज फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। तो जो रेडियो कार्बन डेटिंग है इसका लिटरल मीनिंग ही यही है कि जो कार्बन डेटिंग है, कार्बन डेटिंग किसके लिए यूज होती है, ये डिटरमिन करती है एज ऑफ फॉसिल्स को, यानी ऑर्गेनिक मैटर को। फॉसिल्स क्या होते हैं, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो डाइड हो गए, बरीड हो गए अंडर द अर्थ क्रस्ट। तो ये बेसिकली कार्बन 14 के जरिए हम उनकी एज को डिटरमिन करते हैं। तो इसका फर्स्ट आंसर ही करेक्ट होगा, इट हेल्प डिटरमिन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बाकी कंपोजिशन को ये स्टडी नहीं करता, यूजफुलनेस ऑफ मैटर है, और लास्ट इसका जो गिवन ऑप्शन है ये डिटरमिन करता है वेदर द मैटर इज रेडियोएक्टिव और नॉट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए वाला। नेक्स्ट, What does keep the particle present in nucleus intact? न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीज है जो पार्टिकल्स को इंटैक्ट रखती है। तो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन को रिपेल करता है तो उसकी रिपल्शन से न्यूक्लियस ब्रस्ट होने के चांसेस हैं। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस बाइंड जो करती हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में डिस्पाइट रिपल्शन। ये हिंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। अब बाकी ऑप्शंस में क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, ये भी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी वीक फोर्सेस हैं, इसके जरिए भी नहीं हो सकते, ये पार्टिकल हेल्ड नहीं हो सकते। डाइपोलर फोर्सेस के जरिए भी नहीं हो सकते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला। नेक्स्ट एमसीक्यूज, हाउ डज इलेक्ट्रॉन कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम ऑपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर है, इसमें न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज है, चूंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और शेल्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो इन दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो ऑपोजिट है। तो क्वेश्चन ये है, हाउ डू इलेक्ट्रॉन कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम द ऑपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से अवे रहते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल क्यों नहीं करते, ये नेगेटिव पॉजिटिव के अंदर अट्रैक्शन क्यों नहीं होती, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दायरों में घूमने के बजाय वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जाते। तो इसके जो ऑप्शन है, बाय कीपिंग देमसेल्फ स्टेशनरी है, बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस है, ड्यू टू देयर वेव लाइक नेचर है, और मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर इसके लिए हिंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में, ये बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या है, जो इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन है। तो इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो बैलेंस हो जाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है कि जिस फोर्स के जरिए इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द दायरों में गर्दिश करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। लास्ट एमसीक्यू है, रुबिडियम कंसिस्ट ऑफ टू आइसोटोप, रुबिडियम 85 एंड रुबिडियम 87। द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ लाइट आइसोटोप, लाइट आइसोटोप इसमें कौन सा है, लाइट आइसोटोप है रुबिडियम 85, उसकी जो परसेंटेज है वो 72.2% है। व्हाट इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द हेवियर आइसोटोप, ले जी आपको पता है कि दो की जो परसेंटेज अबंडेंस है, एक लाइटर है, लाइटर वाले की 72.2% है, हैवियर की हमने फाइंड आउट करनी है। चूंकि 100% में से हम क्या करेंगे, जिसकी डिटरमिन है उसको 100 में से माइनस कर लेंगे, तो दूसरी जो अननोन है वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास 72.2 प्लस एक्स, चूंकि एक्स अननोन है, जो परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है हैवियर एलिमेंट की, इज इक्वल 100, और एक्स किसके को आ जाएगा, 100 में से आप डिटरमिन वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 27.8%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। हम कवर करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3 एमसीक्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। व्हेन मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन जिंक आर मिक्स टुगेदर, जब मोल्टन पिघला हुआ कॉपर और मोल्टन जिंक ये इनको आप मिक्स करते हैं, दे गिव राइज टू अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड ब्रास। तो इन दोनों के मिलने से जब आप इन दोनों को मोल्टन फॉर्म में मिक्स करते हैं तो जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको कहते हैं ब्रास। प्रेडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कॉपर एंड जिंक, तो कॉपर और जिंक के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा। तो कॉपर भी बेटा मेटल है, जिंक भी मेटल है, तो डेफिनेटली दो मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो डेफिनेटली होगा मेटालिक बॉन्ड। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड एमसीक्यू है, Which element is capable of forming all the three types of bonds? इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि तमाम तीन तरह के बॉन्ड्स बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा एंड आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। तो ऑप्शंस हैं कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। तो इनमें से ऑक्सीजन जो है ये तीनों तरह के बॉन्ड बनाएगा। हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो O2 के केस में दोनों ऑक्सीजन क्या करते हैं, अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और इनके नतीजे में, इनकी शेयरिंग के नतीजे में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है जिसको डोनर कहते हैं, और दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है जिसको एक्सेप्टर कहते हैं। तो डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो हाइड्रोनियम आयन के केस में वाटर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है प्रोटॉन को, H पॉजिटिव आयन को। सो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड भी बना रहा है, ऑक्सीजन जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बना रहा है। और उसके बाद आयोनिक बॉन्ड की बात की जाए तो आयोनिक बॉन्ड ऑक्सीजन का बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम अपने इसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे, आयोनिक बॉन्ड बनता है बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम अपने दो इलेक्ट्रॉन्स देता है तो इसके ऊपर चार्ज +2 आ जाता है। ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, -2 चार्ज आ जाता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड भी बना रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बना रहा है, और ऑक्सीजन जो है वो आयोनिक बॉन्ड भी बना रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन। थर्ड एमसीक्यू है, Why is water a liquid while H2S is a gas? जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो गैस है। तो इसके जो आंसर्स हैं, बिकॉज इन वाटर द एटॉमिक साइज ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ सल्फर। ऑप्शन बी है बिकॉज वाटर इज पोलर कंपाउंड। अब डेफिनेटली वाटर एक पोलर कंपाउंड होता है, इसमें ये हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है।
एंड देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। तो इनके मॉलिक्यूल के दरमियान, वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कौन सी होती है? वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग टाइप की अट्रैक्टिव फोर्सेस है, जिसकी वजह से वाटर जो है, वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, तो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा। अब H2S के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग चूंकि नहीं होती तो वो गैस की फॉर्म में है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी। बाकी एमसीक्यूज को हम वैसे स्टडी कर लेते हैं बाकी ऑप्शंस को। बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल इज लाइटर देन H2S, और डी ऑप्शन जो है बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल कैन इजीली फ्रीज इनटू आइस। तो इसमें जो एक्चुअल है वो जो गैसेस है, गैसेस के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, ना होने के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है। लिक्विड्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और सॉलिड्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं। अब चूंकि वाटर जो है, वाटर एक लिक्विड इसलिए है कि वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हैं, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए वाटर लिक्विड होगा, जबकि H2S जो है वो गैस होगा। फोर्थ एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी वीकेस्ट। तो हमने देखना है कि इनमें से कौन सा बॉन्ड जो है वो वीकेस्ट होगा। दो कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, दो क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है, दो ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है, या दो फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है। तो ये हमारे पास जो एक क्राइटेरिया पैरामीटर है वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो याद रखिएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? किसी भी एलिमेंट के एक गैसियस फॉर्म के अंदर एक मोल के अंदर जितने भी बॉन्ड्स हैं उन तमाम बॉन्ड्स को डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब इनकी वैल्यूज गिवन है। कार्बन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो 348 है। तो इसका हमने तो देखना है वीकेस्ट को, तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। उसके बाद सेकंड पे आ जाता है 243 जो कि क्लोरीन का है। उसके बाद 146 है एंड 159 है। तो वैल्यूज हमें बता रही है कि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है इसके लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी सबसे कम है, तो इसको सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल आंसर इसका है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा वीकेस्ट है। इसकी रीजन ये है कि फ्लोरीन के दरमियान जो इनका साइज बहुत ही स्मॉल है, इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत ज्यादा है और इनमें लोन पर रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से ये जो फ्लोरीन का बॉन्ड है ये बहुत ही वीकेस्ट बॉन्ड है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 है, विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज एज अ लुब्रिकेंट। कोल है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, चारकोल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ग्रेफाइट को हम यूज करते हैं लुब्रिकेंट के तौर पे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कीपिंग इन व्यू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंडिकेट विच कंपाउंड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब इनमें से जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी डेफिनेटली उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अगर हम बात करते हैं H2S के अंदर, तो H2S के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई नहीं जाती। वाटर है, HF है और अमोनिया है, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HF के दरमियान, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अमोनिया के दरमियान। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इन तीनों में से, वाटर, HF और अमोनिया, इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वो पाई जाती है वाटर में। सो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाईएस्ट होगा। करेक्ट आंसर होगा ए। सेवंथ एमसीक्यू है, विच मेटल हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से किस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट होगा। तो गिवन ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो ये सारे के सारे अल्कली मेटल्स हैं। तो इसका जो ट्रेंड है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ये बेसिकली एक ग्रुप है ऊपर से नीचे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। उसकी रीजन क्या है कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। उसके बाद मेटालिक बॉन्ड जो है वो वीकन हो जाता है। उसकी रीजन क्या है, शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। जब शील्डिंग इफेक्ट आता है तो जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा। तो करेक्ट आंसर होगा रुबिडियम। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 है, विच आयोनिक कंपाउंड हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। गिवन ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, रुबिडियम क्लोराइड है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज गिवन है। सोडियम क्लोराइड की 801 है और ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, बाकी की निस्बत ये कंपैरेटिवली सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। एमसीक्यू नंबर 9 है,
Which compound contain both covalent and ionic bonds? Magnesium chloride, ammonium chloride, calcium oxide और phosphorus trichloride. हमने देखना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी पाया जाता है और आयोनिक बॉन्ड भी पाया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो कौन से हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि नाइट्रोजन और क्लोरीन के दरमियान आयोनिक बॉन्ड है। तो एक ही कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है और आयोनिक बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इसका है बी। लास्ट एमसीक्यू है विच अमंग द फॉलोइंग हैज अ डबल बॉन्ड। तो हमने देखना है कि इनमें से किसके अंदर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑप्शंस है इथेन, तो इथेन का ये स्ट्रक्चर है, इथेन के अंदर डबल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। मीथेन, मीथेन के अंदर भी नहीं है, CH4 उसका फार्मूला है। इथाइलिन, इथाइलिन जो है इसके अंदर बेसिकली ये इथीन है, तो इसके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है एसिटाइलिन, तो एसिटाइलिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो हमसे पूछा गया है डबल बॉन्ड का, तो डबल बॉन्ड होगा इथाइलिन के दरमियान। हम कवर करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज को। तो इसके बाद इसी तरह से चैप्टर 4 की सेपरेट वीडियोस में हम कवर करेंगे उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज से। फर्स्ट एमसीक्यूज है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, कि 1 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है। तो डायरेक्ट हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने होंगे, फिर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने होंगे और उसके बाद हम मालूम करेंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। तो मोलर मास जो वाटर का है वो है 18 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास ओवर मोलर मास। तो गिवन मास हमारे पास है 1 ग्राम, यानी हमने 1 ग्राम के अंदर देखना है। तो गिवन मास हमारे पास 1 ग्राम है और मोलर मास जो वाटर का है वो 18 ग्राम है। तो हमारे पास 1 को जब आप डिवाइड करेंगे 18 पे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे वाटर के 1 ग्राम के अंदर। जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आएंगे 0.556। अब नंबर ऑफ मोल्स को हमने कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। तो उसके लिए हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? एवोगाड्रोस नंबर के साथ। तो एवोगाड्रोस नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.345 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी 1 ग्राम वाटर के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हमने चूंकि देखना है, अब टोटल हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए इतने। अब सबसे पहले हमने अगेन देखना है, सबसे पहले हमने क्या किया? हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम किए, फिर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम किए। अब पानी के एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल एटम्स कितने होते हैं? 3, 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम। अब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास इतनी है, तो एक मॉलिक्यूल में चूंकि 3 एटम है तो हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ एटम हमारे पास आ जाएंगे 1 ग्राम के अंदर, वो आएंगे 1.0035 इंटू 10⁻23। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर होगा 1002। अब ये जो 1.0035 इंटू 10⁻23 है, ये अप्रोक्सीमेटली किसके को ला जाएगा? 1002 इंटू 10⁻23 के। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा ए। सेकंड एमसीक्यू, विच इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैल्शियम फास्फाइड। तो कैल्शियम फास्फाइड का ये डायरेक्टली फार्मूला आपने रिमेंबर करना है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। थर्ड एमसीक्यूज, हाउ मेनी एटॉमिक मास यूनिट्स आर देयर इन 1 ग्राम। किसी भी चीज के 1 ग्राम के अंदर AMU कितने होते हैं? हमने बेसिकली ये देखना है कि 1 ग्राम जो है उसके अंदर कितने AMU होते हैं। तो हमें पता है कि इसके लिए 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है? 1.66 इंटू 10⁻24 के। हमने तो देखना है ग्राम। अगर एटॉमिक मास यूनिट को देखना होता ग्राम के इक्वल तो फिर तो ये क्लियर था 1 AMU इज इक्वल आ गया 1.66 इंटू 10⁻24 है। लेकिन हमने देखना 1 ग्राम कितने AMU के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, ये ग्राम इधर आ जाएगा, ये 1.66 इंटू 10⁻24 के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 1 ग्राम किसके को आ जाएगा? 1/1.66 इंटू 10⁻24। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। तो करेक्ट आंसर होगा डी। फोर्थ एमसीक्यू है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2-हेक्सीन इज। तो जो हमें गिवन फार्मूला दिया गया है 2-हेक्सीन का वो ये है। हमने इसके अंदर मालूम क्या करना है, व्हाट विल बी द इट्स इंपेरिकल फार्मूला।
तो हमने इंपेरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए जो गिवन फार्मूला हमें दिया है, इसमें ये CH2 ट्वाइस है, हम इसको ओपन फॉर्म में लिखते हैं, ये CH3 आ गया, ये CH डबल बॉन्ड CH, और ये जो CH2 की ट्वाइस है इसको 2 दफा लिखेंगे और साथ ये CH3। अब हमने देखना है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें 6 आ गए। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ गए 12। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C6H12। अब इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, हम इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास आ जाएगा CH2। करेक्ट आंसर होगा डी। फिफ्थ एमसीक्यूज है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 25 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कि 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो वेरी सिंपली नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला है गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास 25 है, मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का हमें याद होना चाहिए, वो 98 है। जब 25 को 98 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.255 मोल। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी। एमसीक्यू नंबर 6 है, अ नेकलेस हैज 6 ग्राम ऑफ डायमंड इन इट। एक नेकलेस है, उसके अंदर जो डायमंड लगा हुआ है उसका मास 6 ग्राम है। व्हाट आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट। आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मालूम करने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। डायमंड जो है बेसिकली एलोटॉपिक फॉर्म है कार्बन की, तो डायमंड के लिए हम कार्बन ही यूज करेंगे। गिवन मास 6 है और उसका जो मोलर मास है वो 12 है कार्बन का, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.5। अब हमने मालूम क्या करना है, व्हाट आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने के लिए हमने क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। नंबर ऑफ मोल 0.5 है और एवोगैड्रोस नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 3.01 × 10⁻23। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 7th एमसीक्यू है, ये थोड़ी सा कैलकुलेशन बेस्ड है तो इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम in 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अब यहां पे जो एल्यूमिनियम है इसका भी मास दिया हुआ है। व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो स्टेप वाइज समझिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं मोलर मास एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, वो 102 ग्राम पर मोल होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो उसके लिए हम गिवन मास हमारे पास 204 ग्राम है। उसका मोलर मास जो हमें कैलकुलेट किया है, ये आपको बताया है, ये 102 है। तो हमारे पास 2 मोल आ गए। इसका मतलब ये है कि ये जो 204 ग्राम है इसकी जगह पे हम लगा सकते हैं 2 मोल। तो बेसिकली हमने 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर हमने देखना है एल्यूमिनियम का मास कितना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो गए। उसके बाद ईच मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। अब आप देखें कि हर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर जो एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। एल्यूमिनियम अगर 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा तो उसके अंदर एल्यूमिनियम चूंकि ट्वाइस है तो एल्यूमिनियम के कितने होंगे, 2 मोल। तो हमारे पास टोटल कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। तो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर कितने मोल एल्यूमिनियम होंगे, वो होंगे 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 ग्राम पर मोल है और टोटल नंबर हैं जो इसके नंबर ऑफ मोल हैं वो 4 है। मोल से कैंसिल हो जाएगा, अब मोल पर मोल से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 27 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 108 ग्राम। करेक्ट आंसर होगा डी। एमसीक्यू नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है यूरिया है, हाइड्रोजन है, NH3 है, NH2OH है। तो हम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज को। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन किसके को आ जाएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन ओवर मोलर मास। तो यहां पे आप देखें चूंकि जो नाइट्रोजन है वो 2 हैं तो एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है, 2 के लिए जो गिवन मास होगा नाइट्रोजन का वो 28 होगा। तो मोलर मास की कैलकुलेशन के लिए हम देखते हैं N2H4 है, तो नाइट्रोजन के जो मास है वो 14 है। 14 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद हाइड्रोजन का 1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 14 × 2 28 आ जाएगा और ये +4 तो 28 + 4 32, ये उसका आ जाएगा मोलर मास। तो मोलर मास आ गया 32। तो परसेंटेज के लिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए हमने मास ऑफ नाइट्रोजन को उसके मोलर मास पे कैलकुलेट करना है। तो 28 को जब आपने डिवाइड किया 32 पे और मल्टीप्लाई किया 100 से
तो इसकी जो परसेंटेज आ गई वो आ गई 87.5%। इसी तरह से आप नाइट्रोजन इसकी यूरिया की कैलकुलेट करेंगे, अमोनिया की कैलकुलेट करेंगे, NH2OH की कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो आएगी वो आएगी 87.5% किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, N2H4 के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन 1 mole of each of the following compound is reacted with oxygen, जब ये तमाम जो ऑप्शंस हैं, ये तमाम ऑप्शन जब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, which will produce the maximum amount of carbon dioxide, यानी इन तमाम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के नतीजे में हमें देखना ये है कि किसके दौरान मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो कार्बन का जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह से डायमंड के लिए भी हम कार्बन को यूज करेंगे, तो वो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह से मीथेन के लिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप 2 ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास 1 ही प्रोड्यूस हो रहा है और साथ आपके पास 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे वाटर के। लेकिन जब आप उसका इथेन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इथेन में चूंकि यहाँ पे कार्बन 2 हैं, तो 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है वो प्रोड्यूस हो रही है इथेन के केस में, जो करेक्ट आंसर होगा सी। लास्ट एमसीक्यू है, what mass of 95% calcium carbonate will be required to neutralize 50 centimeter cube of 0.5 molar HCl solution? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1.32 सी एमसीक्यूज होगा। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5 एमसीक्यूज को। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। H2 प्लस Cl2 ये कंबाइन होता है, ये मिलता है तो क्या बनता है 2HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ H2 एंड Cl2। तो जैसे इक्वेशन के ऊपर लिखा हुआ है कि सनलाइट, तो इसका मतलब है कि एनर्जी कहां से आएगी, डायरेक्टली फ्रॉम सनलाइट। सेकेंड एमसीक्यू है, Which of the following reaction has the least value of activation energy? हमने देखना है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लीस्ट है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मिनिमम एनर्जी होती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो गिवन ऑप्शंस हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिलकर वाटर बनाना, कार्बन ऑक्सीजन का मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन, हाइड्रोजन और आयोडीन का मिलकर 2HI बनाना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। उसकी रीजन ये है कि ये एक सिंपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। सोडियम सिल्वर और क्लोराइड मिलके सिल्वर क्लोराइड बना देते हैं, सोडियम और नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये सिंपल एक रिएक्शन है जिसके लिए बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, फॉर्मेशन ऑफ विच हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम द एलिमेंट्स इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कि कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड है जिसकी फॉर्मेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो HCl, HF, HBr, HI। तो हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से जो 2HI बनता है, ये रिएक्शन जो है ये एंडोथर्मिक है। उसकी रीजन क्या है कि HI आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, लेस रिएक्टिव होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी जो कि कम है तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो फिर उसका रिएक्शन होगा देन हाइड्रोजन हैलाइड यानी हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म होगा। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट्स क्या हैं? तो सिंपली एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एथेनॉल और वाटर में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डू यू एक्सपेक्ट टू बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इन रिएक्शन में से आपने देखना यह है कि कौन सा रिएक्शन है जो रिवर्सिबल होगा। तो रिवर्सिबल में क्या होता है, रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट्स मिलकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो इसको देखने के लिए दो चीजों को हमने देखना है, जरा ध्यान से समझिएगा इन चीजों को। एक तो हमने देखना है एक्टिवेशन एनर्जी को और दूसरा हमने देखना है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो अब यहाँ पे देखें कि एनर्जी डिफरेंस ये रिएक्टेंट्स की है,
ये प्रोडक्ट्स की है, तो एनर्जी डिफरेंस में गैप भी है और एक्टिवेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ए वाला करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो इसके लिए जरूरी है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एनर्जी गैप है वो भी कम हो। अब यहाँ पे जो बी वाला है, इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स तकरीबन एक ही एनर्जी लेवल पे हैं, लेकिन इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब बी भी करेक्ट आंसर नहीं है। जब हम बात करते हैं सी की, तो सी में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं ये इनमें एनर्जी लेवल का डिफरेंस तो है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी कम है। यानी आप देखें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। डी में क्या है कि डी में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो एनर्जी लेवल है उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इसका आंसर डी भी करेक्ट नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट डज इट शो व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक? क्या शो होता है जब केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है जिसके दौरान हीट रिलीज होती है? तो इट शोज द बॉन्ड्स व्हिच ब्रेक आर वीकर देन दोज आर फॉर्म्ड। तो इसका पहला आंसर जो है ये करेक्ट आंसर है। इसके रीजन क्या है? इट शोज दैट द बॉन्ड्स व्हिच ब्रेक आर वीकर, कि वो बॉन्ड जो टूट गए वो वीकर थे। डेफिनेटली वो बॉन्ड वीकर थे तो वो टूटे और उनके टूटने से जो हीट है वो रिलीज हुई, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हेन NaOH and HCl आर मिक्स द टेम्परेचर इंक्रीज। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है। द रिएक्शन इज, तो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl मिलते हैं, साल्ट और वाटर बनता है। ये बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस मिल रहे हैं, साल्ट और वाटर बनता है और साथ हीट रिलीज होती है। अब चूंकि ये जो रिएक्शन है, अब इसमें क्या है, जब ये मिक्स होते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो रिएक्शन है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है यानी टेम्परेचर जो है, हीट जो है वो रिलीज होती है। अब देखिए चूंकि हीट रिलीज होगी इसका मतलब है हीट सिस्टम में से निकल जाएगी। जब हीट निकलेगी तो जो इंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी for the CH bond is 412 किलोजूल पर मोल। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है इसको अगर ब्रेक करना है तो उसके लिए 412 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। Which of the following process will have the enthalpy change close to 412 किलोजूल पर मोल? यानी कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड ब्रेकेज एनर्जी है वो है 412 किलोजूल पर मोल। तो हमने देखना है कि कौन सा प्रोसेस है इनमें से जिसके दौरान एंथैल्पी चेंज 412 होती है। तो 412 हम बढ़ चुके हैं। 412 किलोजूल पर मोल एनर्जी, ये एनर्जी है जब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होता है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि CH4, तो यहाँ पे कार्बन और 2H2, इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के तमाम बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, ये नहीं हो सकता। CH4 कार्बन प्लस 2H2, अगेन कार्बन के तमाम बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, ये भी नहीं होगा। CH4 कार्बन प्लस 4H, ये भी नहीं होगा। हमने देखना यह है कि कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसके लिए 412 किलोजूल पर मोल एनर्जी जो है वो इसकी एनर्जी होगी, डिसोसिएशन एनर्जी। तो लास्ट आप ऑप्शन को देखें, CH4 है, इससे ये डिसोसिएट होकर CH3 और H में तब्दील होता है। ये कब तब्दील होता है? जब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड डिसोसिएट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यू, द एवरेज बॉन्ड एनर्जीज फॉर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन यानी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आर 146 एंड 496 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एंथैल्पी इन किलोजूल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। H2O2 ये कन्वर्ट हो रहा है H2O प्लस 1O2O2 में। तो इसके लिए जो एनर्जी की अमाउंट है, जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी -102 किलोजूल पर मोल। यहाँ पे माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। कितनी रिलीज हो रही है? 102 किलोजूल। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, लास्ट एमसीक्यू, व्हाई डज द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन नॉट अकर?
कौन सा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो नहीं होता? व्हाई डज, मतलब रीजन क्या है कि ये वाला जो रिएक्शन है ये नहीं होता? कार्बन डायमंड की फॉर्म से कार्बन ग्रेफाइट में तब्दील क्यों नहीं होता? ये डायमंड और ग्रेफाइट बेसिकली कार्बन की एलोटॉपिक फॉर्म्स है और इसमें के दौरान डेल्टा एच की वैल्यू -3 किलोजूल पर मोल है। तो हमने देखना है कि कार्बन जो है व्हाई डज द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन नॉट अकर, ये क्यों नहीं होता? स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ ग्रेफाइट, डायमंड हैज स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड देन डज ग्रेफाइट। उसके बाद सी ऑप्शन, द चेंज फ्रॉम डायमंड टू ग्रेफाइट हैज हाई एक्टिवेशन एनर्जी। तो करेक्ट आंसर इसका ये होगा कि ये प्रोसेस इसलिए नहीं होता कि कार्बन को डायमंड की फॉर्म से कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज से। व्हाट विल हैपन इफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर वेरी हाई? क्या होगा अगर जो रेट्स हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट्स बहुत हाई होंगे? तो डेफिनेटली अगर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट्स बहुत हाई होंगे तो क्या होगा? द इक्विलिब्रियम पॉइंट विल रीच वेरी सून, यानी इक्विलिब्रियम जो है वो बहुत ही जल्दी इस्टेब्लिश हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा इसका ए। बाकी हम ऑप्शंस को हम स्टडी करते हैं। द इक्विलिब्रियम पॉइंट विल रीच लेट, ये भी नहीं होगा। द रिएक्शन विल नॉट अटेन द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये भी नहीं होगा। द रिएक्शन विल बी प्रैक्टिकली इरिवर्सिबल। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो ए है। नेक्स्ट है सेकंड एमसीक्यूज। Predict which component of the atmosphere react in the presence of lightning। आपने प्रेडिक्ट करना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो रिएक्ट करते हैं लाइटनिंग के दौरान। तो ऑप्शंस जो हैं नाइट्रोजन एंड वाटर है, ऑक्सीजन एंड वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसकी रीजन ये है कि नाइट्रोजन, वैसे तो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन जो है वो 78% एग्जिस्ट करती है और ऑक्सीजन भी 21% एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है कि 99% हमारा जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो कंसिस्टेड है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में रिएक्ट नहीं करती है। उसकी रीजन ये है कि नाइट्रोजन अल्फा 78% मौजूद है लेकिन ये इनर्ट है। तो जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग स्ट्राइक पे टेम्परेचर जो है वो 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जब इतना टेम्परेचर होता है तो नाइट्रोजन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। नाइट्रोजन फिर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। थर्ड एमसीक्यूज है। एन इनऑर्गेनिक केमिस्ट place 1 mole of PCl3 in container A and 1 mole of Cl2 and PCl5 in container B। यानी एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट है, वो एक कंटेनर में रखता है PCl3 को और दूसरे कंटेनर B के अंदर रख देता है PCl5 and Cl2 को। Both the container were sealed and heated to the same temperature to reach the state of equilibrium। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? गेस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इन बोथ द कंटेनर्स। तो आपने मिक्सचर की कंपोजिशन को देखना है। तो जो पॉसिबल आप इसके ऑप्शंस हैं, बोथ द कंटेनर विल हैव द सेम कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के स्टेज पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम के स्टेज पे जो कंपोजिशन है मिक्सचर की वो सेम हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए। बाकी एमसीक्यूज को हम स्टडी करते हैं ऑप्शंस को। कंटेनर ए विल हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 देन बी। कंटेनर ए विल हैव लेस कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 देन बी। बोथ द कंटेनर विल हैव जीरो कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है। कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन स्टील, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। It is produced in an exothermic reversible reaction by the decomposition of limestone। यानी limestone जो है, limestone डिकम्पोज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ये डिकम्पोज होकर तब्दील होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। चूज द कंडीशन टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइम। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये टूटता है, ये लाइम में तब्दील होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और साथ प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड।
अगर तो क्लोज कंटेनर होगा तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। तो हमें मैक्सिमम अमाउंट चाहिए प्रोडक्ट की जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, तो उसके लिए जरूरी है कि जो इसको हम हीट करें, हीटिंग एट हाई टेम्परेचर आप इसको हीट करें। चूंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसलिए जितना इसको ज्यादा हीट करेंगे रिएक्शन उतना फॉरवर्ड ज्यादा होगा। हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन एन ओपन वेसल, क्लोज वेसल के अंदर नहीं बल्कि ओपन वेसल के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 है, व्हाट कंडीशन शुड बी मेट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन टू अचीव द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं वो मेट होनी चाहिए रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए टू अचीव द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो गिवन ऑप्शंस हैं, ऑल द रिएक्टेंट्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, कि जब तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएं। 50% of reactant should be converted into products. The concentration of all the reactants and the product should become constant. तो equilibrium पे क्या होता है? करेक्ट आंसर इसका होगा सी। इक्विलिब्रियम पे होता यह है द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो कांस्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6 है, व्हाई द गैस स्टार्ट कमिंग आउट व्हेन यू ओपन अ कैन ऑफ फिजी ड्रिंक। जब आप एक फिजी ड्रिंक लाइक आप कोका कोला वगैरह है या पेप्सी है, जब आप उसको ओपन करते हैं, उसकी बोतल को ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो कम आउट बाहर आ जाती है। तो ऑप्शंस देखते हैं उसकी रीजन क्या है। बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज, गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, नहीं ऐसा भी नहीं है। बिकॉज द गैस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज द गैस इज डिसॉल्व्ड अंडर प्रेशर। तो बेसिकली उस गैस को प्रेशर के साथ डिसॉल्व किया जाता है। इट कम्स आउट व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीज, जब आप उस बोतल को ओपन करते हैं तो इनफैक्ट प्रेशर, आपने उस गैस को प्रेशर के साथ डिसॉल्व किया हुआ था, जैसे ही प्रेशर रिड्यूस होगा तो वो गैस कम आउट, वो गैस बाहर निकल जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। एमसीक्यू नंबर 7 है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इन अ क्लोज्ड वेसल। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। हाउ द इक्विलिब्रियम विल बी अफेक्टेड इफ यू इंक्रीज द प्रेशर। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा। तो यहां पे आप देखें, ये कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट का 1 मोल है, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 मोल हैं, यानी 1 मोल बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड का और 1 बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा हैं। तो बेसिकली जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन शिफ्ट होगा बैकवर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड। तो एमसीक्यू नंबर 8 है, व्हेन अ रिएक्शन विल बिकम अ रिवर्सिबल वन। तो रिएक्शन रिवर्सिबल कब होगा। तो इसके जो गिवन ऑप्शंस हैं, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज कंपेरेबल टू बैकवर्ड रिएक्शन, यानी अगर तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की सेम है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा। तो करेक्ट आंसर इसका है सी ए वाला। बाकी हम इसको देखते हैं बाकी ऑप्शंस को। बी ऑप्शन है, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हायर देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये भी नहीं है। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लोअर देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो भी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं जाएगा। इफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ बोथ द रिएक्शंस इज 0, तो करेक्ट आंसर इसका ए है। एमसीक्यू नंबर 9 है, इज रिवर्सिबल रिएक्शन यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग कंपाउंड्स ऑन लार्ज स्केल। क्या रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये यूजफुल है लार्ज स्केल पे कंपाउंड्स की प्रोडक्शन के लिए, कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो ऑप्शंस है नो, यस, दे आर यूजफुल ओनली व्हेन द इक्विलिब्रियम लाइज फार टू द राइट साइड, और नीचे वाले ऑप्शन में है फार टू द लेफ्ट साइड। तो करेक्ट आंसर इसका होगा वो होगा सी। उसकी रीजन क्या है कि जब इक्विलिब्रियम राइट साइड पे होगा, फार टू द राइट साइड होगा, तो उस वक्त इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होगी। अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वो रिएक्शन फिजिबल है और कंपाउंड की प्रोडक्शन के लिए वो इफेक्टिव है। तो आंसर सी इसका करेक्ट होगा। लास्ट एमसीक्यू है, व्हाट विल हैपन टू द कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स इफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। के क्या होगा
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दोनों के लिए दे विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। बाकी ऑप्शंस को स्टडी करते हैं, दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। सॉल्व करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 7 एमसीक्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 से। विच एसिड इज नॉट यूज्ड एज अ फूड और मिक्स्ड विद फूड? कौन सा एसिड ऐसा है जो यूज नहीं किया जाता फूड के तौर पे या फिर उसको मिक्स नहीं किया जा सकता फूड के साथ? तो टाटारिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड है। टाटारिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड जो है इनको नेचुरली यूज किया जाता है फूड के अंदर। जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड को यूज नहीं किया जा सकता। फॉर्मिक एसिड का जो सोर्स है वो आंट्स है, बीज है, ये इनके अंदर प्रोड्यूस होता है। तो फॉर्मिक एसिड को यूज नहीं किया जा सकता फूड के साथ और ना ही इसको मिक्स किया जा सकता है फूड के साथ। तो करेक्ट आंसर होगा डी। सेकंड एमसीक्यू है, व्हाइल बेकिंग व्हिच गैस इज रिस्पांसिबल फॉर रेजिंग द ब्रेड एंड मेकिंग इट सॉफ्ट? तो जो ऑप्शंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो करेक्ट आंसर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग पाउडर बेसिकली रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं और इसी की वजह से बबल्स बनते हैं जिसकी वजह से जो ब्रेड है वो राइज होती है। तो करेक्ट आंसर इसका ए है, कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड एमसीक्यू है, प्रेडिक्ट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। कि मेटल का आपने देखना है, मेटल का आपने रिएक्शन करना है एसिड के साथ। तो जो ऑप्शन है, मेटल्स आर डिसॉल्व्ड, यानी मेटल का जब आप एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, मेटल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू साल्ट्स, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, या फिर ऑल द अबव मेंशन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रू। तो उसके लिए हम जनरल एक एग्जांपल से देखते हैं। मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल का जब रिएक्शन करवाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है जो कि साल्ट है और साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो मेटल आर डिसॉल्व्ड, तो जो मेटल है वो डिसॉल्व हो गई, वो साल्ट बन चुकी है। मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू साल्ट्स, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी भी करेक्ट है कि मेटल कन्वर्ट हो गई है साल्ट के अंदर। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल द अबव मेंशन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रू। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाउ मेनी हाइड्रोक्साइड आयंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज इन वाटर? कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन कितने रिलीज होते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH ट्वाइस है। इसको जब आप डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये प्रोड्यूस करता है कैल्शियम और साथ 2 हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और बेस मिलते हैं, साल्ट और वाटर बनता है। तो इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड फास्फोरिक एसिड, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरिक एसिड? तो फास्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल के साथ आपने बताना है कि उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है इसके कितने मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे? तो फास्फोरिक एसिड जो है ये बेसिकली फास्फोरिक एसिड जब आयोनाइज होता है तो ये तब्दील हो जाता है 3H पॉजिटिव में। ये ट्राई बेसिक एसिड है क्योंकि ये 3 प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है और साथ प्रोड्यूस करता है फास्फेट आयन। तो फास्फोरिक एसिड को बेसिकली चूंकि ये 3 प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है तो इसलिए इसको मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज होने के लिए 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के 3 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड हैं। उसकी रीजन यह है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब आयनाइज होता है तो ये पोटेशियम और सिर्फ एक हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, लेकिन फास्फोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए चूंकि हमारे पास 3 प्रोटॉन है और 3 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 हाइड्रोक्सिल आयन चाहिए, तो इसलिए फास्फोरिक एसिड के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो रिएक्ट करेंगे तो कंप्लीटली ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे वाटर के और साथ पोटेशियम फास्फेट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉप?
तो सोप की प्रिपरेशन के लिए जो गिवन ऑप्शंस है, टार्टारिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है और ऑक्सैलिक एसिड है। तो जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो होगा स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड यूज होता है बेसिकली जो सोप्स हैं, सोप्स क्या होते हैं? सोप्स आर द साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड लाइक स्टीरिक एसिड। तो इसमें जो यूज होगा वो होगा स्टीरिक एसिड। नेक्स्ट एमसीक्यू है, which compound is formed when sulfur dioxide is dissolved in water। लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H2SO3 बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following contain oxalic acid। तो जो ऑक्सैलिक एसिड है ये नेचुरली पाया जाता है टोमेटो के अंदर। करेक्ट आंसर इसका होगा ए। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, टैमरिन के अंदर टार्टारिक एसिड होता है, सोल मिल्क के अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। तो ऑक्सैलिक एसिड नेचुरली एग्जिस्ट करता है टोमेटोज के अंदर। तो करेक्ट आंसर इसका ए है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज बिहेविंग एज अ कंजुगेट बेस। कि इसमें से कंजुगेट बेस कौन सा है? रिएक्शन है एसिटिक एसिड का, रिएक्शन करवाया जा रहा है वाटर के साथ। इसमें एसीटेट आयन बनते हैं और हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। तो एसिटिक एसिड का जब रिएक्शन करवाया गया वाटर के साथ, तो एसिटिक एसिड चूंकि एसिड है, इसने अपना एक प्रोटॉन दे दिया वाटर को। जब वाटर को प्रोटॉन दिया तो ये बन गया एसीटेट आयन। अब जो एसीटेट आयन है, चूंकि इसने एसिटिक एसिड ने अपना एक प्रोटॉन दे दिया, अब ये फर्दर प्रोटॉन नहीं दे सकता बल्कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या कहलाएगा? कंजुगेट बेस। तो करेक्ट आंसर इसका होगा एसीटेट आयन। लास्ट एमसीक्यू है, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट विद अ सब्सटेंस G। जब आप एक केमिकल रिएक्शन करवाते हैं एक सब्सटेंस G के साथ, अ गैस इज प्रोड्यूस व्हिच टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो एक गैस प्रोड्यूस होती है जो रेड लिटमस को कन्वर्ट करती है ब्लू में। तो रेड को ब्लू में जो तब्दील करती है वो क्या होती है? बेस। व्हाट इज द रिएक्शन? तो इसके जो गिवन ऑप्शन है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद अ मेटल कार्बोनेट, ऑप्शन बी है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी है रिएक्शन ऑफ अल्कली विद एसिड और लास्ट ऑप्शन है रिएक्शन ऑफ अल्कली विद अमोनियम साल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिएक्शन ऑफ अल्कली विद अमोनियम साल्ट, यानी डी वाला। तो हम इसकी इक्वेशन देखते हैं। हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड। अब ये अमोनियम क्लोराइड अमोनियम साल्ट है, इसका रिएक्शन करवाया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि स्ट्रॉन्ग अल्कली है। प्रोड्यूस क्या हो रहा है? सोडियम क्लोराइड, वाटर और अमोनियम। अब ये जो अमोनिया है, अमोनिया बेसिकली क्या है? ये बेस है, बेसिक इन नेचर है। तो जो बेस है, बेस क्या करती है? बेस रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देती है ब्लू में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी वाला। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज को। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, कंसीडर एन एलिमेंट दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोलर सेल। आप कंसीडर करें कि एक एलिमेंट है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सोलर सेल का। इन विच पीरियड एंड ग्रुप वुड यू प्लेस दिस एलिमेंट। आप उस एलिमेंट को कहाँ पे प्लेस करेंगे? तो ये वैसे याद होना चाहिए कि जो सोलर पैनल्स का, ये सोलर सेल्स का जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है सिलिकॉन। तो अब सिलिकॉन की लोकेशन देखनी है पीरियोडिक टेबल के अंदर। सिलिकॉन इज यूज्ड इन सोलर सेल एंड बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड 14th ग्रुप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड पीरियड एंड 14th ग्रुप। सेकेंड एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई the electronic configuration of the outermost shell of transition metal। आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बतानी है आउटर मोस्ट शेल ऑफ ट्रांजिशन मेटल की। ट्रांजिशन मेटल्स बेसिकली क्या होते हैं? ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। तो अब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं तो डेफिनेटली इनमें जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन फॉल करेंगे डी सब शेल के अंदर भी। तो बाकी ऑप्शंस के अंदर आप देखें तो कहीं पे भी डी सब शेल नहीं है, तो बी वाले के अंदर डी सब शेल है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। थर्ड एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टेस्ट मेटल। इनमें से जो सबसे सॉफ्ट मेटल है वो कौन सी है? तो सोडियम मेटल जो है ये सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल है, सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट है कैन बी इजीली कट विद नाइफ। इसको काटा भी जा सकता है। जो बाकी कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये कंपैरेटिवली हार्ड मेटल्स हैं। फोर्थ एमसीक्यू है, अ येलो सॉलिड एलिमेंट एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म्स and is also present in fossil fuel।
एक येलो सॉलिड एलिमेंट है जो कि एग्जिस्ट करता है एलोट्रॉपिक फार्म्स के अंदर भी और फॉसिल फ्यूल्स के अंदर भी पाया जाता है। इंडिकेट द नेम ऑफ दिस एलिमेंट, तो आपने देखना यह है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी एलोट्रॉपिक फार्म्स भी होती हैं और जो फॉसिल फ्यूल्स के अंदर भी पाया जाता है। तो कार्बन है, आयोडीन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है। तो जो सल्फर है, सल्फर इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो सल्फर है, सल्फर एग्जिस्ट करता है फॉसिल फ्यूल में और सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म भी हमने पढ़ी है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन नाइट्रोजन एक्सेप्ट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। नाइट्रोजन अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, उसके लिए हमें देखना होगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे सेकंड शेल के अंदर। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके वैलेंस शेल में टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो है 5, ऑक्टेट के लिए 8 होने चाहिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा बी। एमसीक्यू नंबर 6 है, विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो 3.98 वैल्यू जो है वो पॉलिंग स्केल पे है और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद इसके ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव आ जाता है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आपने देखना है कि इनमें से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, सोडियम है, पोटेशियम है, रेबिडियम है, सीजियम है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट सामने मेंशन किए हुए हैं, सोडियम का 98 है, पोटेशियम का 63 है, रेबिडियम 39 है, सीजियम 28.5 है। तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो है सोडियम का। तो एमसीक्यू नंबर 8 है, इन व्हाट ऑर्डर डज द मेटालिक कैरेक्टर चेंज इन द सेकेंड ग्रुप। कि सेकेंड ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर किस तरह से चेंज होता है। तो सबसे पहले सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स देखते हैं। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। तो मेटालिक कैरेक्टर जो है, अब हमने इसका जो ग्रुप के अंदर ट्रेंड देखना है। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बेसिकली किसी भी मेटल की एबिलिटी कि वो अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सके। तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप में इंक्रीज करता है। इसका मतलब बेरिलियम से ज्यादा होगा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से ज्यादा होगा कैल्शियम का, कैल्शियम से ज्यादा होगा स्ट्रोंशियम का, इसी तरह से बेरियम और रेडियम का सबसे ज्यादा होगा। तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप ड्यू टू, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इंक्रीज एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। जितना एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने से क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है न्यूक्लियर अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इसकी वजह से जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो ज्यादा मेटालिक होगा, उसकी वैलेंस शेल से जितना एलिमेंट का साइज बड़ा होगा उतना न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो हमने देखना है कि इनमें से बेरियम जो है वो बड़ा है, तो बेरियम का जो मेटालिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा स्ट्रोंशियम से, स्ट्रोंशियम का ज्यादा होगा कैल्शियम से, कैल्शियम का ज्यादा होगा मैग्नीशियम से। तो करेक्ट आंसर होगा डी। एमसीक्यू नंबर 9 है, which of the following option best describes the correct order of oxygen, fluorine and nitrogen's atomic radii। कि इनमें से कौन सा ऑर्डर होगा, जो गिवन ऑप्शन है, कौन सा ऑर्डर जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है एटॉमिक रेडियाई को। तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर देखते हैं। एटॉमिक नंबर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होगा, ऑक्सीजन का 8 होगा, फ्लोरीन का 9 होगा। अब हम ट्रेंड की बात करते हैं। ये जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन है ये एक ही पीरियड में फॉल करते हैं, तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, इसका मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही होती है, तो एटम का साइज डिक्रीज हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन का साइज जो है वो सबसे कम होगा, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन का साइज सबसे कम है, फ्लोरीन का कम है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का कम है नाइट्रोजन से। तो करेक्ट आंसर होगा सी। लास्ट एमसीक्यू है, द एलिमेंट हैविंग अ लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। कौन से एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, यानी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं।
एंड लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू भी कम है, एंड इज लाइकली टू बिलोंग टू विच ग्रुप, ये किस ग्रुप से बिलोंग करेंगे, यानी वो एलिमेंट जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम है, किस ग्रुप से ये बिलोंग करेंगे, तो वो बिलोंग करेंगे ग्रुप 1 से। ग्रुप 1 की जो अल्कली मेटल्स हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी कम होगी। तो ये थे बेटा चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज में हम सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 9 एमसीक्यूज को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। विच हैलोजन will have the least reactivity with alkaline earth metal, अल्कलीन अर्थ मेटल के साथ किस हैलोजन की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे कम होगी। तो हमने हैलोजेंस की रिएक्टिविटी देखनी है। हैलोजेंस बेसिकली क्या है, हैलोजेंस ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो अब हमने इनमें से देखना है कि किसका साइज सबसे बड़ा है। फ्लोरीन, हम गिवन ऑप्शन क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है। हम लिखते हैं जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो इनकी रिएक्टिविटी है, जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे इनकी रिएक्टिविटी रिड्यूस हो रही होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो आयोडीन सबसे लीस्ट है, इसका मतलब है कि इनमें से जो गिवन ऑप्शन है आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होगा, तो आयोडीन जो है ये लेस रिएक्टिव होगा। करेक्ट आंसर है बी। सेकेंड एमसीक्यू है विच कंपाउंड डू यू एक्सपेक्ट टू बी कलर्ड। तो आपने देखना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो कलर्ड हो सकता है। पोटेशियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड है और निकल क्लोराइड है। तो इसमें से निकल वाला ऑप्शन होगा। उसकी रीजन क्या है कि निकल बिलोंग करता है डी ब्लॉक एलिमेंट से, और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, और ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि ये कलर डिस्प्ले करते हैं। तो करेक्ट आंसर है डी। थर्ड एमसीक्यू है in which element there exists the strongest forces of attraction between atoms। तो इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस में होंगी। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है। तो याद रखिएगा कि पूछा हमसे क्या गया है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उस एटम के अंदर जिसका साइज इनमें से छोटा होगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जब हम ग्रुप में मूव करते हैं, जैसे जैसे हम मूव करेंगे टॉप टू बॉटम, तो एटम का साइज इंक्रीज होता है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, न्यूक्लियर अट्रैक्शन रिड्यूस होने की वजह से। जितना एटम का साइज बड़ा होगा उसके दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो वीक होंगी। तो स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी मैग्नीशियम के अंदर। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए। तो एमसीक्यू नंबर 4 है एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप आर ऑल कलर्ड। किस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स कलर्ड हैं, तो वो होंगे 6th ग्रुप के। उसकी रीजन क्या है कि 6th ग्रुप के जो एलिमेंट है ये ट्रांजिशन, 6th ग्रुप बिलोंग करता है ट्रांजिशन मेटल से, और पिछले एमसीक्यूज में हमने पढ़ा जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं ये कलर डिस्प्ले करती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच हैलोजन एसिड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। HBr, HI, HCl, HF। तो करेक्ट आंसर है HI। ये बेसिकली ये डिसोसिएट हो जाता है और ये अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, ये कन्वर्टेड बैक हो जाता है हाइड्रोजन और आयोडीन में। एमसीक्यू नंबर 5 है विच हैलोजन एसिड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। हमने देखना है इनमें से कौन सा हैलोजन एसिड है जो अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पे। HBr, HI, HCl, HF। तो इनमें से जो अनस्टेबल होगा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, HI। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑक्साइड इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। इनमें से सोडियम है, सोडियम ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इनमें से हमने देखना है कि मोस्ट बेसिक ऑक्साइड क्या है। तो जो सोडियम ऑक्साइड है वो मोस्ट बेसिक होगा। उसकी रीजन सोडियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये सोडियम ऑक्साइड है, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करता है इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट जो ऑक्साइड होगा, जो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड होगा वो होगा सोडियम ऑक्साइड। एमसीक्यू नंबर 7 है विच ग्रुप एलिमेंट आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। कौन से एलिमेंट्स हैं, किस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जो अल्कली मेटल्स हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। उसकी रीजन क्या है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू भी लो होती है और इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू भी लो होती है। तो ये इजीली रिएक्ट करते हैं ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट यानी अल्कली अर्थ मेटल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ अ हैलोजन एंड अ सोडियम हैलाइड
आर मिक्स टुगेदर। एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर क्या है, हेलोजन है, हेलोजन और सोडियम हेलाइड है, इनको मिक्स किया गया। विच सोल्यूशन विल टर्न डार्क बिकॉज ऑफ अ रिएक्शन? तो आंसर्स हैं ब्रोमीन एंड सोडियम क्लोराइड, ब्रोमीन एंड सोडियम फ्लोराइड, क्लोरीन एंड सोडियम फ्लोराइड, क्लोरीन एंड सोडियम आयोडाइड। तो करेक्ट आंसर होगा क्लोरीन एंड सोडियम आयोडाइड, डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, X is a monatomic gas. Which statement about this is correct? तो मोनोअटोमिक जो है गैस है, which statement about this is correct? X burn in air, X is colored, X is unreactive। तो जो मोनोअटोमिक गैसेस हैं, मोनोअटोमिक गैसेस कौन सी हैं? जो नोबल गैसेस हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ज़ीनॉन है। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं? ये अनरिएक्टिव होती हैं, स्टेबल होती हैं। उसकी रीजन क्या है? इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लास्ट एमसीक्यू है, विच प्रॉपर्टी इज करेक्ट फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट? लो कैटालिटिक एक्टिविटी, हाई डेंसिटी, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए वाला, लो कैटालिटिक एक्टिविटी। उसकी रीजन क्या है कि इनकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो लो होती है। कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए जरूरी है कि कंपाउंड स्टेबल हो, लेकिन जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं और ये अनस्टेबल हैं। जब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, अनस्टेबल हैं, और ये अनस्टेबल किसके लिए हैं? फॉर कंट्रोल्ड कैटालिटिक पर्पसेस के लिए। क्योंकि ये स्टेबल ही नहीं है तो ये कैटालिटिक एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ए। हम सॉल्व करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड यूनिट नंबर 10 के एमसीक्यूज को। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। विच गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और वाटर वेपर्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इंडिकेट द सोर्सेज ऑफ सल्फर which is responsible for the presence of oxides of sulfur in the atmosphere। यानी एटमॉस्फेयर के अंदर जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं आपने इंडिकेट करना है कि उसके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आते हैं। तो ऑप्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन, उसके बाद वेस्ट गैसेस फ्रॉम डाइजेशन ऑफ एनिमल्स, फोटोकेमिकल स्मोक, या फिर डी ऑप्शन है कंबंशन ऑफ फोसिल फ्यूल। तो करेक्ट आंसर इसका होगा डी, कंबंशन ऑफ फोसिल फ्यूल। जो फोसिल फ्यूल की कंबंशन होती है तो सल्फर रिलीज होता है, वो सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलके सल्फर के ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो वो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड रेन काज करता है। तो मेन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। थर्ड एमसीक्यू है, कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस in the atmosphere is decreased by photosynthesis in plants? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान किस गैस की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर के अंदर डिक्रीज होती है। तो इसको समझने के लिए जरूरी है हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। अब चूंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है तो इसमें कंज्यूम क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? इन्वायरमेंट से। तो इसका मतलब जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। एमसीक्यू नंबर 4 है, which substance remain unaffected in the catalytic converter fixed in the exhaust of automobile? कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगे होते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या करते हैं? कैटालिटिक कन्वर्टर्स का काम होता है ये कन्वर्ट करते हैं हार्मफुल मटेरियल्स को इनटू लेस हार्मफुल फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल। यानी जो व्हीकल्स का एग्जॉस्ट होता है उसमें से निकलने वाले जो मोर हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर्स उनको कन्वर्ट करते हैं लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस के अंदर। तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑप्शंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन में।
तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये हार्मफुल है। नाइट्रोजन जो है ये इनर्ट है, चूंकि एटमॉस्फेयर के अंदर 78% पाई जाती है, तो ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो पूछा यह है कि विच सब्सटेंस रिमेन अनइफेक्टेड, तो कौन अनइफेक्टेड रहता है, उसका करेक्ट आंसर है ए वाला कार्बन डाइऑक्साइड। फिफ्थ एमसीक्यू है, पीपल ऑफ विच एज ग्रुप्स आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द एयर पोल्यूशन? यंग एडल्ट्स, मिडिल एज पीपल्स, चिल्ड्रन, बोथ चिल्ड्रन एंड एज्ड पीपल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि जो चिल्ड्रन और एज पीपल होते हैं इनकी इम्यूनिटी जो है ये कमज़ोर होती है, इस वजह से ये मोस्ट अफेक्टेड होते हैं एयर पोल्यूशन से। 6 एमसीक्यूज है, इन विच एरिया देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ एसिड रेन? तो एसिड रेन बेसिकली किसकी वजह से होती है? एसिड रेन होती है ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो हमने देखना है ये कहाँ पे होती है, अराउंड विलेजेस है, अराउंड बिग सिटीज है, अराउंड इंडस्ट्रियल एरिया है, अराउंड वाटर बॉडीज। तो करेक्ट आंसर होगा अराउंड इंडस्ट्रियल एरियाज, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर क्या होता है, कमर्शियल होती है फॉसिल फ्यूल की। फॉसिल फ्यूल से सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स आते हैं, वो एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करते हैं उनके ऑक्साइड्स में, और वो रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके किसमें तब्दील हो जाते हैं, एसिड रेन काज करते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, Why is smoke not felt in summer? कि जो स्मोक है इसको हम क्यों फील नहीं करते समर के अंदर? तो स्मोक जो है, स्मोक कॉम्बिनेशन है स्मोक एंड फॉग का, तो इन दोनों का होना लाजमी है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा फर्स्ट वाला ही, बिकॉज फॉग इज नॉट प्रेजेंट इन समर। क्योंकि समर के अंदर जो है वो फॉग ही नहीं होती, जब फॉग ही नहीं होगी तो वो स्मोक के साथ मिलके स्मोक नहीं बनेगी। बाकी ऑप्शन को स्टडी करते हैं, बिकॉज ड्यू टू हीट ऑफ अर्थ द स्मोक राइज अप, because in summer smoke and fog cannot mix with each other because less fossil fuels are burnt in summer। तो करेक्ट आंसर हम बता चुके हैं, इसका ए है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, which catalyst is used in the catalytic converter? जो गाड़ियों के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगे होते हैं, इन कैटालिटिक कन्वर्टर में कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है? फिक्स्ड इन द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल, यानी ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स फिक्स होते हैं, उन कैटालिटिक कन्वर्टर्स के अंदर कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? करेक्ट आंसर होगा सी वाला। तो कैटलिस्ट यूज होते हैं प्लैटिनम है, प्लाडियम है एंड रोडियम है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच कंपाउंड्स आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक? ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सनलाइट। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी वाला, ये लाजमी होते हैं, ये एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं फोटोकेमिकल स्मोक के। लास्ट एमसीक्यू है, विच गैसेस कंट्रीब्यूट टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन? तो कौन कौन सी गैसेस हैं जो एसिड रेन काज करती हैं? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, या फिर लास्ट ऑप्शन है बोथ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो करेक्ट आंसर होगा बोथ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। उसकी रीजन यह है कि सल्फर जो है, सल्फर तब्दील होता है सल्फर डाइऑक्साइड में, वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में रेन वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड काज करता है, एसिडिक रेन काज करता है। इसी तरह से नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं ये भी रेन वाटर के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, यानी एसिड रेन काज करते हैं। तो ये थे चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज सॉल्व करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, विच अदर एटम इज almost always present along with carbon atom in all organic compounds? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोकार्बन के अंदर पाया जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच अदर मेटल कैन बी यूज टू रिड्यूस अल्काइल हैलाइड? कि इनमें से कौन सी मेटल है जो अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करवाएगी? एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, निकल है, कोबाल्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम। अल्काइल हैलाइड के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहा जाता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये यूज होता है इन द सिंथेसिस ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करती है मैग्नीशियम। नेक्स्ट एमसीक्यू है,
इफ नेफ्था अंडरगोस अ कंबंशन रिएक्शन, अगर नेफ्था जो है उसकी कंबंशन हो, व्हाट प्रोडक्ट्स डू यू एक्सपेक्ट इट टू फॉर्म कि कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं आप एक्सपेक्ट करेंगे कि बनेगा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए नेफ्था क्या है। तो नेफ्था जो है, नेफ्था फ्लेमेबल मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का, और ये लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया जाता है एंड अंडरगोज कंप्लीट कंबंशन। तो ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन की जब कंबंशन होगी ऑक्सीजन के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और हीट में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाई डज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। गिवन ऑप्शन है बिकॉज जिंक एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बी ऑप्शन है बिकॉज एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड विद जिंक HCl which act as a reducing agent। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बिकॉज एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस। तो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है जो किसके तौर पे काम करती है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, which alkane will evolve the most amount of heat when it is burnt with oxygen। कि कौन सा अल्केन है जो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करेगा। इथेन है, प्रोपेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है। तो याद रखिएगा जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे डेफिनेटली उसकी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब ब्यूटेन इथेन के अंदर 2 कार्बन है, प्रोपेन में 3 है, नॉर्मल ब्यूटेन में 4 हैं, आइसोब्यूटेन में भी 4 हैं, लेकिन जो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी वो होगी नॉर्मल ब्यूटेन से। उसकी रीजन क्या है कि स्टेट चेन, अब ये पहले स्ट्रक्चर देख लें, ये स्ट्रक्चर है स्टेट चेन का नॉर्मल ब्यूटेन का, और ये जो आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है वो है ब्रांच चेन। तो स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस मोर एनर्जी व्हेन बर्न कंपेयर टू ब्रांच चेन। तो नो डाउट नॉर्मल ब्यूटेन में भी 4 कार्बन एटम है, आइसोब्यूटेन में भी 4 कार्बन एटम है, लेकिन जो नॉर्मल ब्यूटेन है इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट है, तो इसलिए इसकी कंबंशन से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय अल्केन्स। अल्केन्स कौन सा रिएक्शन नहीं देते। सब्स्टिट्यूशन है, ये तो रिएक्शन देते हैं, अल्केन देते हैं, कंबंशन भी देते हैं, एडिशन क्रैकिंग भी देते हैं। एडिशन रिएक्शन जो है ये अल्केन नहीं देते। उसकी रीजन क्या है कि अल्केन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, और एडिशन रिएक्शन हमेशा देंगे वो कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्ड होगा, यानी अल्कीन, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा जो कि अल्काइंस हैं। तो उसकी एग्जांपल क्या है, ये इथीन है, इसके अंदर डबल बॉन्ड है। इथीन में हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में। तो एडिशन रिएक्शन के लिए जरूरी है कि कंपाउंड के अंदर या तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो अल्केन जो है ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच हाइड्रोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लोजन्स इन कोल माइंस। ब्यूटेन है, प्रोपेन है, मीथेन है या इथेन। तो करेक्ट आंसर होगा मीथेन। उसकी रीजन क्या है, मीथेन जो है ये हाईली फ्लेमेबल है। मीथेन और एयर का जो मिक्सचर होता है ये एक्ट करता है एक्सप्लोजिव के तौर पे, और मीथेन इजीली इग्नाइट करता है स्पार्क के साथ। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद जिंक और HCl। तो इथाइल ब्रोमाइड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं जिंक HCl के साथ, तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है। तो ये बेसिकली जिंक और HCl की मौजूदगी में जो इथाइल ब्रोमाइड है इसकी रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बेसिकली यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो ब्रोमीन के साथ एड अप होके HBr बन जाएगा, तो इथाइल ब्रोमाइड से बनेगा इथेन। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following is not a process of halogenation of alkane। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन का कौन सा प्रोसेस नहीं है। हेलोजिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन इनटू अल्केन। यानी ये हमारे पास मीथेन है, तो मीथेन का एक हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाता है हेलोजन के साथ। तो इसमें मीथेन का रिएक्शन हो रहा है ब्रोमीन के साथ, ये बेसिकली ब्रोमिनेशन हो रही है मीथेन की। तो ब्रोमीन रिप्लेस कर देता है एक हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड बन गया और साथ क्या बन गया HBr। तो क्लोरीनेशन भी होती है, ब्रोमिनेशन भी होगी, आयोडीनेशन भी होगी, क्रैकिंग नहीं होगी।
तो क्रैकिंग वो प्रोसेस है जो अल्केन्स का नहीं है। लास्ट एमसीक्यू है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन के कितने मोल रिक्वायर्ड हैं टू कंप्लीटली बर्न प्रोपेन, प्रोपेन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे। तो ये हमारे पास प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। अब हमने प्रोपेन के स्ट्रक्चर को मैंने ओपन फॉर्म में लिखा CH3 CH2 ये CH3। तो हमने देखना है ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम होती है, तो ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं। मैंने इनको लिख लिया, ये ऑक्सीजन का फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब 3 मॉलिक्यूल बन गए कार्बन डाइऑक्साइड के। बाकी हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे वाटर के। तो 5 मोल ऑक्सीजन जो है ये कंज्यूम होती है प्रोपेन को कंप्लीटली कंबंशन के लिए। कंप्लीटली कंबंशन उसकी कब होती है, जब तमाम के तमाम जो हैं वो रिएक्ट हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो बेटा ये थे चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज से, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर of quantities may be measured in the same unit, कि इनमें से कौन सा quantities का यूनिट है जिसको आप सेम यूनिट में मेजर करते हैं। हीट एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड एरिया, हीट एंड वर्क, लेंथ एंड वर्क। तो करेक्ट आंसर होगा हीट एंड वर्क। दोनों को हम मेजर करते हैं जाउल के अंदर, हीट को भी और वर्क को भी। तो इन दोनों जो क्वांटिटीज है इनको मेजर किया जा सकता है सेम यूनिट जाउल के अंदर। तो करेक्ट आंसर सी हो। सेकंड एमसीक्यूज, इन विच यूनिट वी यूजुअली मेजर द एनर्जी प्रेजेंट इन फूड, फूड की जो एनर्जी है उसको हम यूजुअली मेजर किस में करते हैं, किलो जाउल्स में, मेगा जाउल्स में, कैलोरी के अंदर और जाउल के अंदर। तो हम इसको मेजर करते हैं कैलोरी के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा सी। थर्ड एमसीक्यूज है, व्हाट प्रीफिक्स is used for 10 raise minus 12। तो ये 10 raise minus 12 कौन सा प्रीफिक्स है, इसके लिए यूज करते हैं पिको। मेगा तब यूज होगा जब 10 रेज पावर 9 होगी, गीगा तब होगा जब 10 रेज 6 होगी, और टेसा तब होगा जब 10 रेज 12 होगी। तो करेक्ट आंसर है इसका बी। फोर्थ एमसीक्यूज है, इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर हम प्रेशर को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल है F/A। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर का स्क्वायर। इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है, पास्कल के। तो करेक्ट आंसर होगा पास्कल। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हिच सिंबल इज यूज्ड फॉर किलोग्राम इन SI यूनिट। SI यूनिट में किलोग्राम का सिंबल क्या होगा, तो वो होगा जी D वाला kg। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हाट डज अ मोल रिप्रेजेंट। तो मोल किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर को, मास को, वॉल्यूम को, लेंथ को। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जब हम कहते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन, तो इसका मतलब क्या है 6.02 इंटू 10 रेज 23 एटम्स ऑफ कार्बन। इसका मतलब ये होता है 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब है कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 इंटू 10 रेज 23 नंबर है। तो करेक्ट आंसर होगा ए वाला एवोगैड्रोस नंबर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच यूनिट ऑफ वॉल्यूम शुड यूजुअली बी यूज्ड इन केमिस्ट्री। वॉल्यूम के लिए कौन सा यूनिट है जो यूजुअली यूज किया जाता है, मिलीलीटर है, लीटर है, क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लीटर। वॉल्यूम के लिए यूजुअली जो यूज किया जाता है वो लीटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एक्सप्रेस 0.000840 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इसके लिए अब देखें हमारे पास तमाम जो ऑप्शन है इसमें 8.40 है। तो इसमें हम यहाँ पे इसको करते हैं 8.40 के लिए हम यहाँ पे इशारिया लगाएंगे और उसके बाद हमने देखना है लेफ्ट साइड पे कितने डेसिबल्स हैं, 1 2 3 4। तो ये 10 रेज -4 ये आ जाएगा 8.40 इंटू 10 रेज -4। ये करेक्ट आंसर इसका होगा सी।
नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन एसआई यूनिट प्रीफिक्स नैनो मीन्स। तो नैनो का मतलब क्या है? नैनो सिंपली है 10⁻⁹। करेक्ट आंसर होगा ए। तो लास्ट एमसीक्यू है 65 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू। 65 डिग्री किसके इक्वल है? अब हमने 65 डिग्री को हमने केल्विन के इक्वल लेना है, तो हम फार्मूला देखेंगे कि डिग्री सेल्सियस को हम किस तरह से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो K इज इक्वल आ जाएगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है? 65 को में हम ऐड करेंगे 273.15। तो ये हमारे पास दोनों को जब हमने सम करेंगे तो 338.15, चूंकि 0.15 इसको हम इग्नोर करेंगे तो ये किसके अप्रोक्सीमेटली किसके को आ जाएगा? 338 केल्विन के। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी। तो ये थे बेटा चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यूज को लास्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज से। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है सेफ्टी इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरी इज। ऑप्शंस हैं the responsibility of students only, the responsibility of professor only, the responsibility of lab in charge only, a shared responsibility। तो करेक्ट आंसर होगा a shared responsibility, मतलब ये स्टूडेंट्स, प्रोफेसर और लैब इंचार्ज ये तमाम लोगों की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड एमसीक्यू है एक्सीडेंट्स ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम। एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? बाय मेकिंग मिस्टेक्स, फेलियर टू यूज कॉमन सेंस, सी ऑप्शन है फेलियर टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। तो ये तमाम के तमाम फैक्टर्स हैं एक्सीडेंट्स के होने के। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। थर्ड एमसीक्यू है द लेबल वार्निंग ऑन अ केमिकल बॉटल सिग्निफाइज। तो केमिकल बॉटल के ऊपर अगर लेबल लगा हुआ है वार्निंग का, तो वार्न आपको पता है कि किसी भी चीज से वार्न करना होता है, आगाही के लिए होता है। तो ऑप्शंस हैं दैट द केमिकल कैन कॉज लेस सीरियस इंजरी, दैट द केमिकल कैन कॉज सीरियस इंजरी। अगर उसके ऊपर डेंजर लिखा होता तो डेंजर फिर वो का क्या करता? फिर करेक्ट आंसर होता केमिकल कैन कॉज सीरियस इंजरी। अब चूंकि वो सिर्फ वार्निंग है तो करेक्ट आंसर होगा दैट द केमिकल कैन कॉज लेस सीरियस इंजरी। तो करेक्ट आंसर उसका होगा ए वाला। नेक्स्ट एमसीक्यू है द लेबल क्रूसिव ऑन आ केमिकल बोतल इंडिकेट। तो क्रूसिव जो है ये किसको इंडिकेट करेगा? अगर ये बोतल के ऊपर होगा दैट द मटेरियल इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट द मटेरियल कैन डिग्रेड रैपिडली अपॉन एक्सपायर, दैट इट्स कॉन्टैक्ट डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यूज। तो क्रूसिव का मतलब क्या है कि ये जब स्किन वगैरह के ऊपर लगता है तो ये अटैक करता है लिविंग टिश्यूज के ऊपर, उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है एग्जांपल ऑफ हाईली टॉक्सिक केमिकल्स। तो इनमें से कौन सा जो केमिकल है वो हाईली टॉक्सिक है? एथेनॉल है, पोटेशियम साइनाइड है, एसिटिक एसिड है या फिर पोटेशियम परमैंगनेट है। तो करेक्ट आंसर होगा पोटेशियम साइनाइड जो कि हाईली टॉक्सिक है। नेक्स्ट एमसीक्यू एग्जांपल ऑफ सेल्फ रिएक्टिव केमिकल। तो इनमें से सेल्फ रिएक्टिव केमिकल कौन सा है? पोटेशियम है, पिक्रिक एसिड है, फिनोल है, नॉर्मल हेक्सेन है। तो करेक्ट आंसर होगा पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन डाइल्यूटिंग एन एसिड विद वाटर। जब आपने एसिड को डाइल्यूट करना है वाटर के साथ, ऑप्शंस हैं डू इट क्विकली, डू नॉट स्टिर द कंटेनर, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, ऑलवेज ऐड वाटर टू एसिड। अच्छा, अगर आप वाटर ऐड करेंगे एसिड में तो ये स्प्लैशेस काज करेगा। तो हमेशा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। तो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज व्हाट शुड यू डू इन केस ऑफ फायर ड्रिल इन द लैब। चलिए फायर ड्रिल के लिए, लैब के अंदर फायर ड्रिल के लिए आप क्या करेंगे? रन टू सेफ्टी शावर, क्लिम्ब इनटू द फ्यूम कपबोर्ड्स, क्लोज गैस वाल्व एंड टर्न ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स, कैरी केमिकल्स आउट ऑफ द लैब। तो आप इसकी जो सेफ्टी होगी फायर ड्रिल के लिए आप क्या करेंगे? क्लोज गैस वाल्व, गैस वाल्व को आप क्लोज कर देंगे एंड टर्न ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स, और जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे इनको टर्न ऑफ कर देंगे। तो ये थी बेटा आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किया पूरी बुक के एमसीक्यूज को। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इस वीडियो से मुतल्लिक कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा।
आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके हाजिर होते रहें। बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड विद आवर यूट्यूब चैनल आसिम ट्यूटर्स। अल्लाह हाफिज।